का नाम क्या होता है इसका? ये गांव का नाम क्या है? हसनपुर ना, हसनपुर। लो हसनपुर है। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद भट्ट। पहाड़ की आवाज़ में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो है सहसपुर विकासखंड के हसनपुर नाम गांव में हैं और हसनपुर एक छोटा सा गांव है। यहाँ जो है अलग अलग किस्म के मानी जाति प्रजाति के यहाँ पे लोग रहते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा इस समय हमको ये नहीं है कि यहाँ पे कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। हम यहाँ पे लेके आए हैं आपको एक ऐसी महिला की दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए, जिसका जीवन एक संघर्षमय है। संघर्षमय तो सारे लोगों का जीवन मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस गांव में। यहाँ पे एक वृद्धा एक औरत रहती है, एक महिला रहती है, उसके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं और उसका जो मकान है हुआ करता था, इस मकान का आज आप दशा देख रहे हैं, एक टूट गया है। और वो यहाँ इसके छोटे से एक टूटा हुआ मकान आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रहती है। और इसकी दशा ये है कि अगर ये कभी भी थोड़ा सा जो है बारिश आए तो उसकी बूंद अंदर पड़ेंगे, लेकिन ये दीवार कब ढह जाए किसी को पता नहीं। उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे आजकल चुनावी माहौल आ रहा है, कई नेता यहाँ पे आएंगे, कई लोग अपनी बात करेंगे, कई लोग आश्वासन देंगे, कई लोग बोलेंगे हम तुम्हारे लिए लेंटर का मकान बना देंगे, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। सब लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी लोग इन लोगों के दर्द देखा किसी ने? इन महिला का दर्द कभी किसी ने पूछने की कोशिश करी कि वाकई में क्या ये कैसी ज़िंदगी जी रही है? अगर इसके बच्चों के साथ ही अगर ये दब गई तो इनके इसका श्राप किसको लगेगा? भाई नेता तो नेतागिरी करते हैं, वो तो आते हैं वादे करके चले जाते हैं, बोलते हैं हम आपका विकास करेंगे, लेकिन ये विकास की तरकीब ये आप लोगों के सामने है। ये क्या इसे विकास कहते हैं? ये गांव है छोटा सा, आज ये गांव जो है स्वर्ग होना चाहिए था। यहाँ जो है जगह जगह पक्की सड़कें होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर कोई रात को भी आता होगा तो उसके पानी से आधा जो है पैर अंदर धस जाता होगा। तो अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे कैसा नेता चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो इन लोगों के दुख और दर्द को समझ सके, इनकी समस्याओं को समझ सके, इनकी समस्याओं को अपना समझ कर समझ सके। और ऐसा नेता मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एकमात्र है रजनी रावत। रजनी रावत एक किन्नर है, उसका आगे पीछे कुछ नहीं है। वो भगवान का जो है देन है, वो किन्नर बनी, लेकिन उसके अंदर एक ममता है, एक समाज सेवा का जुनून है। अगर ये ग्राम सभा उसे अगर अपना सपोर्ट करती है, उसे वोट देती है, उसे विधानसभा तक पहुंचाती है, तो मैं वादा करता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, मैं एनालिसिस भी हूँ और पत्रकार भी हूँ और एक राइटर भी हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन इंसान क्या काम कर सकता है, कौन इंसान क्या नहीं। बाकी नेता आएंगे और अपना जो है वादे की टोकरी पकड़ा के वादा करके चले जाएंगे और उसके बाद 5 साल के बाद ही यहाँ पे कभी आएंगे, दर्शन देंगे। लेकिन रजनी रावत एक ऐसा चेहरा है, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि रजनी रावत एक ऐसा चेहरा है, उसे धन धन्य की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है। उसका मकसद राजनीति में आने का मकसद है उन गरीब महिलाओं के आंसू पोंछना जो वास्तव में दुखी हैं, जिनका पहाड़ जैसा जीवन जी रही हैं और एक वक्त की रोटी उनके नसीब में नहीं है। उनका रजनी रावत का मकसद है उनको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाना, उन्हें दो वक्त की इज्जत की रोटी देना, उनको जो है अपनी आत्मनिर्भर बनाना, सिलाई बुनाई केंद्र खोल के उनको जो है आत्मनिर्भर बना के, ताकि वो किसके सामने भीख न मांगे, कोई नेता है जिसके सामने न गिड़गिड़ाए। तो ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण ये है। आज इतने दिन इसको टूटे ही हुए, यहाँ पे क्या कोई पत्रकार यहाँ पे नहीं आया, क्या कोई मीडिया यहाँ पे नहीं, क्या कोई नेता यहाँ पे नहीं आया, क्या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया। अगर कोई जनप्रतिनिधि आता तो आज मुख्यमंत्री राहत कोष से लाखों रुपये बढ़ते हैं, विधायक निधि से करोड़ों रुपये बढ़ते हैं। तो क्या इस महिला को एक 50,000 रुपये का अनुदान नहीं मिल सकता था? मिल सकता था अगर इंसान के अंदर एक भावना होती। यहाँ पे रजनी रावत आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि रजनी रावत इस महिला का ये छप्पर जरूर बना के देंगी। ये मैं पत्रकार होने के नाते आप लोगों से बोलना चाहता हूँ और मैं समाज के हर वर्ग लोगों से भी कहूँगा कि इस महिला की सहयोग करें। इस जो हमारी जो है लोग इसको सुनेंगे वो जरूर इस महिला का सहयोग करें। इस महिला को एक आत्मनिर्भर बनाएं, इस महिला को एक सशक्त बनाएं और ये महिला अगर सशक्त होगी तो इसके बच्चे सशक्त होंगे, इसका बच्चे सशक्त होंगे तो पूरा समाज सशक्त होगा। अब हम आपको ले चलेंगे सीधा जो इस महिला से और सुनेंगे इसकी दर्द भरी कहानी। नमस्कार। वेरी नाइस, इज वेरी फैंटास्टिक, वेरी गुड। अभी मैंने आपको एक चलचित्र दिखाया था, इस
एक ऐसे घर का हिम्मतपुर नाम इसका, इस शहर का, इस गांव का नाम हिम्मतपुर है, लेकिन यहाँ में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है नहीं। कि अरे यार, आज मैं हसनपुर में हूँ और जैसे मैंने अभी पहले भी आपको दिखाया एक टूटा हुआ मकान, एक बेसहारा औरत, उसका पति जो है बीमार, 4 बच्चों का बोझ, किस तरीके से वो अपना जीवन काटती होगी। एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी में वो रहती है और वो भी टूट गई। और जब एक इंसान का सिर का छत टूटती है उसे बड़ा दुख होता है। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को सिर्फ रोटी और सिर को ढकाने का लिए छत चाहिए, लेकिन इस अभागन औरत के पास न छत है, न एक बीमार पति है और उसके ऊपर पूरा जिम्मेवारी है 4 बच्चों की। लेकिन कभी किसी ने इसका दर्द समझने की कोशिश नहीं करी। अगर कल इसके बच्चों को कुछ हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ये कोड़े में अगर कीचड़ में भी बच्चा पैदा होता है तो वो भी जो है देश का भविष्य कहलाता है। लेकिन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनको अपने जीवन और मौत के बीच में जो रहते हैं, रात को सोते हैं, कभी बारिश आ गई तो क्या होगा उनका। तो आज हम ऐसी मातृशक्ति से आपको मिलाएंगे, जो एक ऐसी मातृशक्ति से आपको रूबरू कराएंगे जिनके दिल में है पीड़ा और आंखों में है आंसू। इनकी आंखों के आंसू छलकते हैं, इनकी आंखों को आंसू बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि मातृशक्ति का कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण यहाँ पे विभाग खोला गया है, लेकिन महिलाएं कितनी सशक्त है इसकी जीती जाती तस्वीर है हमारे साथ ही मैडम। क्या वास्तव में हमारा हिंदुस्तान मातृशक्ति के कल्याण की बात करता है? नेता भाषणों में कहते हैं कि हम मातृशक्ति का कल्याण कर रहे हैं, महिलाओं पे हमने ये कर दिया, महिलाओं पे। कभी इस गरीब औरत के घर में आपने झांकने की कोशिश करी कि इसके दिल में क्या गुजरता है, कैसे अपने 4 बच्चों का लालन पालन करती है, अब कैसे अपने जो है बीमार पति का पालन करती है। क्या है इसके पास? कभी किसी नेता ने, कभी किसी सामाजिक संस्था ने यहाँ पे आने की कोशिश करी? तो मैं आपसे रूबरू कराऊंगा मैडम से। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? ठीक है। क्या नाम है आपका? नुसराना। नुसराना जी, ये कैसा हुआ? एक टूटा है आपका मकान, कैसे टूटा? बारिश की वजह से टूट गया। कब टूटा? हो गए से 3 महीने की। 3 महीने हो गए। तो उसके बाद आपका तो ये वाला भी मकान टूटा हुआ है उधर से, हैं? जी, ये भी टूटा। आपके पति क्या करते हैं? जी बीमार है, बीमार हैं। दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा बहुत काम मिलता है कहीं पे, घर पे किसी के मैं कर लेती हूँ। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई का भी पूरा नहीं हो पाता। अच्छा, घर में खाना भी पता नहीं कैसे कैसे करते। तो आपने जो यहाँ के प्रधान हैं, जी मैंने सब प्रधान को भी बोला, सबको बोला, कोई भी बस गरीब की तरफ कोई देख नहीं। आपके प्रधान का नाम क्या है? हाँ, शराफत प्रधान। अच्छा, सराफत जी से आपने बोला है कि भाई मेरी, लेकिन किसी ने आपने अपनी केसर लिखी होगी या बोला होगा, तो उन्होंने क्या बोला? कुछ तो जवाब दिया होगा? बस ऐसे ही कि आ जाएगा तुम्हारा घर, हमने लिख रखा है। कहाँ तक पहुँचा है? आ जाएगा तो ऐसे ही बोलते हैं, बस आ जाएगा आ जाएगा। अभी तक तो 2-3 साल हो गए कुछ भी नहीं आया, और बस ऐसे ही बोल जाते हैं। इतनी बार फोटो भी खींच के ले गए हैं, कोई समस्या का हल कुछ नहीं निकला। मानिए आप यहाँ पे प्रॉपर आपका गांव यही है, बरसों से आप यहाँ पे रह रहे होंगे, जी, है ना? जी। तो कभी आपने यहाँ पे, आप हमने सब वोट देते हैं, जी, ये सब वोट देने के यहाँ पे सोने काटते होंगे और आने भी लगे होंगे, जी आते हैं। और आपको विश्वास देते होंगे हम आपका ऐसा कर लेंगे, आपका विकास कर देंगे, आपका घर पक्का घर बना देंगे, आपका ऐसा है। लेकिन कभी हुआ ऐसा? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। है? आज तक हमारी प्रधान ने एक लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं बनाई इधर उधर। और अरे पड़ोसियों कहते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री जी का तो यह स्वच्छ गांव होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, हर घर को जो है वो मिलना चाहिए, बाथरूम बनना चाहिए। आप क्या लैट्रिन बाथरूम बना? जी नहीं जी, कुछ नहीं बना। लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बना अभी तक? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा पानी तक भी नहीं लगा अभी तक। अच्छा, तो बच्चों का लालन पालन कैसा होता जी है? ऐसी बस मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लेती हूँ, किसी के घर में काम कर बर्तन मांज लेती हूँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं 4, उनकी पढ़ाई भी है, घर का सारा खर्चा भी है। पता नहीं बस कैसे कैसे करके कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है अपने घर में भूखे भी सो जाते हैं हाँ बच्चे। हाँ, वाह, ये तो बताओ क्या सबसे बड़ा विकल्प होता है कि कोई इंसान भूखा रहे। तो अब आप कैसा नेता चाहते हैं? कैसा नेता होना चाहिए? देखिए आपने एक मातृशक्ति हैं, आप जानती हैं कि कैसा नेता आपको चाहिए? जी हमें नेता ऐसा चाहिए जो गरीबों की देखभाल करे, उनकी मदद करे, बस इतना ही हो, जो अच्छे से देखभाल करे गरीबों की। और यहाँ पे तो जो भी नेता बनता है जिसके पक्के मकान भी बने हुए हैं बस उन्हीं के बनवाते हैं। अच्छा, जी गरीबों का तो कोई नहीं, क्योंकि झोपड़ी वालों को कोई नहीं झोपड़ी वाले पूछता। को कोई नहीं पूछता। अब वोट लेने पे आपके पास पहुंच जाते हैं। जी हैं? वोट लेने आ जाते हैं, इतनी देर में हम लाइन में, जो बड़े बड़े घरों के हैं वे तो लाइन में भी नहीं लगते, वोट भी नहीं देते। मैं तो बोलते हैं हम नहीं जाते वोट देने, और गरीब है जो है सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं बेचारे। जाकर जब 3-4 घंटे खड़े रहते हैं। सरकार को हक है गरीबों का देने का, तो
सरकार का भी बनता है ना कुछ, गरीबों को देवा कुछ नहीं जी। सरकार चलाती है योजना, आप तक नहीं पहुंच पाता, वो अलग बात है कि आप तक नहीं पहुंच पाता। सरकार सब कुछ करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब कुछ करती है आपके लिए, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। आपने रजनी राउत का नाम सुना है? अच्छा, तो अगर आप जैसी रजनी राउत जैसी श्रेणी आपका प्रतिनिधित्व करे तो क्या आपको लगता है कि रजनी राउत आपके लिए कुछ कर पाएगी? जी, अगर वो कुछ कर पाएगी तो हम भी इनके लिए कुछ करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे आप उनके लिए? उन्हें वोट देंगे और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बोल लेंगे भाई उसी को। तो रजनी राउत से कोई निवेदन करना चाहते हैं आप हाथ जोड़ के? जी हाथ जोड़ बोले। जी हाथ जोड़ कर करते हैं जी। क्या कहेंगे आप उनसे? आप अपना दर्द उनको सुनाइए, कैमरा के सामने सुनाइए, क्या है आपका दर्द? जी मेरा रजनी राउत से क्या कहेंगे आप? जी मेरा दर्द ये है, आदमी मेरा बीमार है, उससे दिहाड़ी मजदूरी नहीं होती, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई भी है, खाना पीना भी है, उनका नहीं हो पाता मुझसे। मैं इधर उधर जाके किसी के बर्तन मांज लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम वाम कर लेती हूँ, कोई थोड़ा बहुत देता है, तो उसमें बच्चों का नहीं हो पाता। इस मकान के बारे में बताइए। इस मकान के बारे में 3 महीने हो गए जी। हाँ, टूटे हुए मकान टूटा हुआ पड़ा। मैंने प्रधान को भी बुलाया, बिम्बर को भी, सबको दिखाया, फिर लेकिन ऐसे ही देख के चले जाते हैं फोटो खींच कर, कोई कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, बस जी ऐसी दिलासा देकर चलो, आपने रजनी राउत को अपना मैसेज पहुंचा दिया है जी। रजनी राउत जब यहाँ पे आएंगी तो बहुत गंभीरता से आपके मैसेज को लेंगी। ये थी यहाँ की एक महिला जिसने अपना दर्द सुनाया कि उनके 4 बच्चे हैं, पति बीमार है, टूटा हुआ मकान है, खाने के लिए कभी कभी अन्न नहीं होता है, बच्चे जो है भूखे दिलबिलाते हैं। तो अब देखना है रजनी राउत तक इन्होंने अपना मैसेज पहुंचा दिया है, संदेश पहुंचा दिया है। जब रजनी राउत यहाँ पे आएंगी, इसमें पूरा विश्वास है वो उनकी सुनेंगी। नमस्कार।